हेलो एवरीवन। आईपीएल सीएसई आईएएस 2022 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और द सीरीज़ हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 14 फरवरी एज यू ऑल पीपल नो। और ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टीज ये सब आपके साथ हैं यहाँ पे, एंड दे आर गोइंग टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट कम्बाइंडली इवन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो जून में होने जा रहा है। तो हमारी पूरी आईपीएल टीम तैयार है और ये जो मेरा आज लेसन है दैट इज़ द लेसन नंबर 8 जो स्पेशली 2022 के लिए जो टॉपिक्स हो सकते हैं एज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो मैं वो सारे टॉपिक्स लेकर एक छोटे छोटे वीडियोस लिविंग लेक्सन में आपको एक क्रैश कोर्स की तरह दे रहा हूँ। तो उस क्रैश कोर्स में आगे बढ़ते हुए ये हमारा 8वां लेसन है और यहाँ पे भी आई होप जो टॉपिक मैं कवर करूँगा दैट विल रियली वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स को देखो तो यूपीएससी 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टैटिक पे आ गया है, पूरी तरह से सब्जेक्ट पे बेस्ड है। सो बट इन माय टीचिंग इवन आई ऑलवेज फॉलो कि जब भी हम पढ़ाई करें या इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप जाते हैं तो आपको स्टैटिक के साथ उठ के अप्लाइड्स और कंटेम्परेट्स तीनों को लेना होता है, बिकॉज यू पीपल कैन नॉट टेक अ रिस्क। रीज़न इट्स अ मैटर ऑफ योर अटैम्प्ट और आप अटैम्प्ट को मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से हर चीज़ों को लेके ही कवर करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अ लेसन नंबर 8 एंड क्रैश कोर्स फॉर 2022 और ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है वो साइंस टेक पर बेस्ड है। आज 8वें लेसन में हम बात करने वाले हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन नंबर 8 आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल IAS गोरखपुर फॉर फेस टू फेस क्लासेस। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, दैट वन इज साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। फ्रॉम लास्ट 19 years आई एम ऑलरेडी invested my whole life with all of you, especially for civil services teaching, and 1000+ selection already happened in civil service examinations. 2 book that published on McGraw-Hill, the one is on science and tech and second is on environment, जो आपको पढ़नी चाहिए. That is highly recommended book for all of you for in every platforms. मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर माई ऑल द इंटायर PDF, दिस इज मेंशन हियर t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर मेरे PDF हैं, आप जाकर ले सकते हैं और यू पीपल कैन सेव योर टाइम ऑल्सो। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल जो मैं IPL सेशन में चीज़ें ले रहा हूँ वहाँ पर आपको मेरे साथ बैठ के नोट्स ही बनाना होगा। यहाँ पर PDF आप किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा एक नया पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है। आपको PPT देने की जगह मैं खुद कोशिश करता हूँ आपके साथ डिस्कशन करके एक चीज़ों को लिखूँ एंड दैट यू पीपल नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। सो अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_agrahari 2010 यहाँ पर है। और यहाँ पर आप मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लस और प्लस के साथ स्पेशल क्लासेस आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट अ 10% एक्स्ट्रा फीस डिस्काउंट। यू ऑल गाइज नो कि अनअकैडमी आज इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो आपको इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। और यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं यू ऑल पीपल नो वेरी वेल, मुझे किसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस दे हैव। यहाँ पे आपको मेरी भी क्लासेस मिल जाती हैं। ओके, जो आपको मैं साइंस टेक और एनवायरमेंट की क्लासेस देता हूँ। ओके, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की क्लासेस देता हूँ। साइंस टेक और एनवायरमेंट इवन आपके GS पेपर 3 में आता है इन द मेंस पेपर, और आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चंस करीब आपके पेपर में यहीं से आते हैं। और ये सारे दोनों के दोनों सब्जेक्ट यू विल गेट इट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, चाहे वो बाइलिंगुअल हो, चाहे वो प्योर इंग्लिश हो, या तो फिर वो शुद्ध हिंदी में हो। तो ऑल 3 मीडियम्स में आई टेक का क्लासेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाती हैं। ओके, अनअकैडमी पर जो अल्ट्रा कॉम्बैट है वो 27 फरवरी को है 11 बजे, इसे मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे आपको सरप्राइजिंग प्राइजेस हैं दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और स्कॉलरशिप्स भी हैं। ओके, जिसमें आपके रैंकिंग वाइज यू विल एक्सेस द स्कॉलरशिप। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग द कोर्स यू मस्ट हैव टू यूज़ अ कोड, और वो कोड है मेरा नाम ही है रवि UPSC। ओके, रवि UPSC। व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस कोर्स सो यू मस्ट हैव टू यूज़ द रवि UPSC कोड। एक न्यू कॉम्बो ऑफर है जो आप सबके साथ है। अगर आप आइकॉनिक कॉम्बो ऑफ लेते हैं 18 मंथ ड्यूरेशन के लिए तो 25% आपको कॉम्बो प्राइस पे छूट दिया जा रहा है, अपार्ट ऑफ अगर आप रवि UPSC कोड यूज़ करते हैं, जो कि मेरा एजुकेटर कोड है रवि UPSC।
तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन द कोर्स. तो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, आप सबके लिए 2023 के लिए, और 18 मंथ्स का ड्यूरेशन है. स्पेशली अगेन आई एम रिपीटिंग आइकॉनिक कॉम्बो. आइकॉनिक कॉम्बो की खूबसूरती मैं आपको आगे बताऊंगा. व्हाई आई एम सजेस्टिंग द आइकॉनिक इज द बेस्ट इन कंपेरिजन टू प्लस. यूएलाइट फिल्म्स टेस्ट सीरीज जनरल स्टडीज़ और सी साइट दोनों के लिए है. और यहाँ 50% आपको फीस में डिस्काउंट दिया जा रहा है. और ये वैलिडिटी जो है 28 फरवरी तक के लिए है. यहाँ पर आपको 6 मंथ और ईयरली दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज़ हैं 2000 फॉर ऑल ऑफ यू. तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप यू पीपल कैन एक्सेस और प्रिपरेशंस के आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. सो फाइनली आई हैव टू ऑन लेसन नंबर 8. और लेसन नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में. अभी कुछ चीज़ें और रह गई हैं, लेकिन एक बात और बता दूँ. टू गो ऑन द लेसन नंबर 8 आपको पहले बताऊँ कि साइंस एंड टेक में हमें 11 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जैसा मैं हर लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ लेसन्स में. और जितने भी क्वेश्चन साइंस से आते हैं उसमें 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी लेसन से होते हैं. ओके, इन लेसन्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरी एक बुक आती है दैट इज़ मैग्रा हिल पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 5th एडिशन की बुक आपको मिल जाएगी बाय रवि अग्रहरी, डॉक्टर रवि अग्रहरी. आप उस बुक को लेंगे तो ये 11 चैप्टर्स इसी ऑर्डर में वहाँ लिखे भी हैं. और ये 11 चैप्टर देर एनफ, दीज आर एनफ. क्योंकि अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन आपके इन्हीं 11 चैप्टर से आ जाते हैं. I would like to read out the name of all the 11 chapters. The one is Science and Technology in India. The second is Energy. Third is Space Technology. Fourth, Information Communication Technology. Fifth, Defense Technology. Sixth, Intellectual Property Rights. Seventh, AI, Robotics and Nanotechnology. Eighth is a Particle Physics. 9 is a Biotechnology. 10th is a Health and Disease. और 11 जो है वो Miscellaneous Topic. तो ये टोटल 11 चैप्टर्स है जो आपको जानने हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो स्पेस मिशन ऑफ इंडिया है, और हम इंडिया के स्पेस मिशन पे बात करने वाले हैं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ स्पेस मिशन ऑफ इंडिया जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेस मिशन ऑफ इंडिया. और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आए दिन कहीं ना कहीं यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर. इवन न्यूज़पेपर में भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह के आर्टिकल्स मिल ही जाते हैं. स्पेस मिशन में पहले मैं इसको 2 कैटेगरी में बांटता हूँ. पहला वो मिशन जो इंडिया सक्सेसफुल हो चुका है, द फर्स्ट वेयर इंडिया गॉट सक्सेसफुल. और सेकेंड दैट इज़ द फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड दिस इज द फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया. आज जो हमारा टारगेट होगा वो पूरा का पूरा होगा सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडिया में बात करने वाले. ओके, फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया में हम अगले लेसन में बात करेंगे. देखो, सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडिया में एक्चुअल में जो बात होती है वो किसके बारे में बात होती है. तो सक्सेसफुल मिशन में एक्चुअल में हम बात करते हैं सबसे पहला मिशन जिसे हम कहते हैं चंद्रयान-1. आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं चंद्रयान-1. आपको पता है चंद्रयान-1 को हम फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. चंद्रयान-1 जो है वो 22 अक्टूबर को भेजा गया. दैट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया. ओके, चंद्रयान ये इंडिया का पहला इंटर स्पेस मिशन कहलाता है. वहीं इसके बाद ठीक बाद जो दूसरा मिशन भेजा गया वो मंगलयान-1 था. वो मंगलयान-1 था. द पीरियडिकली आई एम गिविंग यू गाइस. उसके बाद जो था वो मंगलयान-1 था. मंगलयान-1 जो भेजा गया 5 नवंबर को भेजा गया, और दिन जो था वो 2013 था. ये पीछे की गवर्नमेंट है, उन्होंने सारे मिशंस भेजे 2008 2013. ओके, उसके बाद एक मिशन है जो एस्ट्रोसैट है जो भेजा गया. एस्ट्रोसैट इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है. एस्ट्रोसैट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सितंबर 2014 में भेजा गया, सॉरी सितंबर 2015 में भेजा गया. ओके, 2015 में भेजा गया. और उसके बाद एक और मिशन है दैट इज़ हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं दैट इज़ चंद्रयान-2. दैट इज़ चंद्रयान-2. ओके, जिसको आप कह सकते हैं चंद्रयान-2. ये वो मिशन है जो मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया, जो ऑलरेडी इंडिया सफल हो चुका है. और इसका डेट है 22 जुलाई 2019. इसका डेट है 22 जुलाई 2019. तो आज की जो डिस्कशंस हैं वो हम इन्हीं टॉपिक्स पे रहने वाले हैं, यानी वो मिशन जो इंडिया के सक्सेसफुल हो चुके हैं. फ्यूचर मिशन में वी विल गो इन द लेसन नंबर 9. जब मैं लेसन नंबर 9 पे जाऊँगा तो वहाँ पर आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करूँगा अबाउट द फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडिया, जो स्पेस मिशन है भारत का, जो भारत ने अंतरिक्ष में सफलता हासिल की है. और पीरियड उसका क्या है, पीरियडिकल ऑर्डर क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान-2, ये सारी चीज़ें. सो पहले स्टार्ट करते हैं चंद्रयान-1 और ब्रीफ में बात करते हैं. देखो, ऐसा है कि जब भी कोई मिशन भेजा जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान-1. जब भी कोई मिशन भेजा जाता है तो 4 डेज़ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से वो डेज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको दिखाता हूँ. ओके, कौन से वो डेज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है,
और मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट है, दिस इज अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, समझिएगा ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो दिस इज अर्थ एंड दिस इज अर्थ ऑर्बिट। ओके, अर्थ का ऑर्बिट जहाँ तक अर्थ का ट्रैक्शन होता है, शायद पीछे के लेसन में आपने देखा होगा। और मान लो ये मून है, ये मून है, और ये मून का ऑर्बिट है, दिस अ मून ऑर्बिट, ठीक है, मून ऑर्बिट। 4 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वो जाता है, सेकेंड दिन जब वो अर्थ के ऑर्बिट को पार करके निकलता है, थर्ड डे जब वो मून के ऑर्बिट के अंदर एंटर करता है, और 4 डे जहाँ आपको उसको लगाना होता है। आपको इसको जहाँ लगाना होता है वो मून से 100 किलोमीटर की दूरी पर हम लगा के रखते हैं। देखिए, तो 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, आपको समझ में आ गया। पहला दिन जब वो अपलिफ्ट करता है जहाँ से, वो दिन था 22 अक्टूबर 2008। देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सर हम समझ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ से वो भारत से गया था पहली बार, हाँ 22 अक्टूबर 2008। ओके, कहाँ से गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आप जानते हैं ये वो जगह है जहाँ से भारत के सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तीसरा, PSLV C11 की मदद से गया था, जो लॉन्च व्हीकल हमने यूज़ किया था, इट वॉज PSLV C11। ये मैंने आपको 3 इन्फॉर्मेशन बताया, दैट इज अबाउट द चंद्रयान-1। ओके, अब ये एक सफलता बोली जाती है, ठीक। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, हम सब बड़े खुश हो जाते हैं। दूसरा दिन जब वो सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट के बाहर निकलता है, तीसरा दिन जब वो मून के ऑर्बिट के अंदर आता है, और चौथा दिन जहाँ उसे लगाना होता है। जहाँ लगाना होता है वो डेट होता है 12 नवंबर 2008। इसका मतलब तकरीबन यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 20 दिन का समय लग जाता है। देखो 22 अक्टूबर 2008 है, यहाँ पे 12 नवंबर 2008 है, लग गया। कहाँ लगाया? 100 किलोमीटर फार फ्रॉम द मून सरफेस। तो मून के सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर, और जो ऑर्बिट था वो था लूनर पोलर ऑर्बिट। लूनर टर्म यहाँ रिप्रेजेंट करता है मून को। ये क्या था? लूनर पोलर ऑर्बिट, यानी मून के पोलर ऑर्बिट पे हमने इसको लगाया है। अच्छा, पोलर ऑर्बिट का फायदा क्या होता है? पोलर ऑर्बिट में लगाने का मेन फंक्शन होता है रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग का काम क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया, पिक्चर और इमेजेस लेना। और वैसे भी अभी मून पर लाइफ की तो बात होगी नहीं, पहले तो ये पता चलेगा मून के सरफेस पे है क्या क्या, उन चीज़ों को जरा देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मैपिंग और इमेजेस, एटमॉस्फेयर है ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर, कौन कौन से मिनरल्स हैं, मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग्स, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और 100 किलोमीटर फार है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मून के सरफेस की पिक्चर इमेजेस बहुत बेहतरीन तरीके से लेगा। इसका जो लाइफ स्पैन था वो 2 साल का था। इट्स लाइफ स्पैन वॉज 2 ईयर्स। ये 2 साल काम करेगा, तो इट्स लाइफ स्पैन वॉज 2 ईयर्स, समझिएगा, इट्स लाइफ स्पैन वॉज 2 ईयर्स। पर इसने काम कितने दिन किया? सिर्फ 312 डेज। इसने काम किया सिर्फ 312 डेज, 300, यानी उसने 1 साल भी पूरे नहीं किया। समझिएगा भी, कुछ चीज़ें अभी आपको लॉजिकल चीज़ें बताते हैं। इस पूरे के पूरे चंद्रयान-1 में जो टोटल पेलोड्स था, पेलोड मतलब वही जो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से ये सैटेलाइट अपने काम को करता है, उन पेलोड्स की संख्या थी 11। तो हाउ मेनी पेलोड्स वाज देयर? तो टोटली 11 पेलोड्स हैं जिनकी मदद से पूरा चंद्रयान-1 काम करता है। इस 11 पेलोड्स की बात करूं तो ये सारा का सारा जो 11 पेलोड्स में 6 पेलोड्स तो हम लोगों ने बाहर से लिए हैं, दूसरे कंट्री से, और 5 पेलोड्स हमने खुद बनाए। पेलोड्स ऐसे समझ लो वो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से कोई सैटेलाइट्स कोई काम को करता है। चंद्रयान-1 के बारे में सबसे पहले सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, ये इंडिया का पहला फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया है। नई जनरेशन को पता नहीं है कि पीछे कुछ काम भी हुआ है, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि देश में कभी कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये देश में हुआ था दोस्त, ऐसी बात नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बड़ी दिक्कत की बात है कि हमारे नई जनरेशन को नॉलेज नहीं है, इनको कोई भी कुछ भी बोल जाता है। फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। तो देश में पीछे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ हुआ। देखिए ना, चंद्रयान गया, मंगलयान गया। फिर मैं कहता हूँ करप्शन हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ, इस बारे में ये कह देना बेवकूफ़ी है, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जिस रेट से होना तो उस रेट से नहीं हुआ, यह मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास नहीं हुआ ऐसा बोल के और एकदम इंडिया को ज़ीरो कह देना, ठीक है, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का पहला स्पेस मिशन है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ है जो मैंने आपको एक छोटा सा समझाने की कोशिश की। यही मैं आपको बताऊं कि इस पूरे के पूरे चंद्रयान मिशन में टोटल 20 नेशंस थे जिन्होंने मिलकर काम किया है। वो अलग बात है कि इसमें लीडिंग कंट्री जो थी वो इंडिया थी, ओके। इसमें 20 नेशंस इन्वॉल्व टुगेदर जिन्होंने मिलकर काम किया है। उन 20 नेशंस में एक तो 17 कंट्री का ग्रुप आपका यूरोपियन यूनियन हो जाता है, तो 17 कंट्रीज का ग्रुप आपको यूरोपियन यूनियन मिल जाता है। एक आपको नासा मिल जाता है, नासा का मतलब अमेरिका, यू पीपल नो वेरी वेल, नासा मतलब अमेरिका, नासा मतलब अमेरिका हो गया। एक आपको मिलता है दोस्त बुल्गारिया। अब बुल्गारिया हो गया तो टोटल आपके कितने हो गए? 19 हो गए।
और जो 20th बचा वो कौन सा बना, एवरीबडी नो, वो बचा इंडिया। जो लास्ट है वो बचा क्या, दैट इज इंडिया। तो ये मिलाकर कुल 20 कंट्री हो गए। दीज ऑल 20 कंट्रीज दे वर्क टुगेदर। ये सारे 20 कंट्री ने मिलकर साथ काम किया है। ये 20 कंट्री ने एक साथ मिलकर काम किया है। तो यूरोपियन यूनियन, नासा, बुल्गारिया और इंडिया, ये 20 कंट्रीज हो गए मिलकर काम। अब मेन लीडिंग कंट्री रोल इज द इंडिया। ठीक है, अब समझिएगा। इसका लाइफ स्पैन था 2 साल का, लेकिन इसने काम किया 312 दिन। तो अब आप बोलोगे सफल मिशन नहीं है, लेकिन आप गलत हो। इसरो ऑफिशियल ने डिक्लेयर किया कि जो काम इसे 2 साल में करना था उसका 90% जो वर्क है, उसका 90% जो वर्क है इसने कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में, 312 डेज में। एंड दैट इज रीजन इट इज अ सक्सेसफुल मिशन ऑफ इंडिया। और आपको बताऊं इसके अचीवमेंट्स क्या रहे। इसने प्रेजेंस ऑफ वाटर के बारे में बताया कि मून के सरफेस पे वाटर है। अब इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको फेल कैसे बोल सकते हो। प्रेजेंस ऑफ वाटर के बारे में बताया कि मतलब मून के सरफेस पे पानी है, इंटरेस्टिंग चीज़। दूसरा इसने बताया कि मून के सरफेस पे सिर्फ क्रेटर्स ही नहीं है, क्रेटर्स गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। और क्रेटर्स जो गड्ढे होते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है कि मून के सरफेस पे किसी ज़माने में उल्का पिंड्स वगैरह, आप जानते हो कि मेटरमेटराइट्स टकराए होंगे, और वो इतनी मैसिव स्पीड से आते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो क्रैटर्स गड्ढे बन जाते हैं मून के सरफेस पे। इन्होंने बोला भाई सिर्फ क्रैटर्स ही नहीं होते हैं, पीक्स भी होते हैं। पीक्स का मतलब होता है चोटियाँ भी होती हैं, हिल्स भी होते हैं। ओके, पीक्स मतलब हिल्स भी होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पर आयरन मिनरल्स होते हैं जिसको कहते हैं पैरोक्सीन, यानी मून के सरफेस पे पैरोक्सीन है। पैरोक्सीन क्या होता है, एक तरह का आयरन मिनरल होता है। ओके, पैरोक्सीन एक आयरन मिनरल होता है। तो मैं ये कुछ अचीवमेंट बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि जो चंद्रयान मिशन था फेल था, सफल था। भाई ये सारी अचीवमेंट्स हैं ना, उपलब्धियाँ हैं। इवन आपको पता है इतने सिर्फ 312 डेज के अंदर इसने तकरीबन 80,000 फोटोग्राफ्स भेजी थी, सुनना। और उस 80,000 फोटोग्राफ की मदद से ऐसा कहते हैं कि 50% पूरे मून की सरफेस मैपिंग हमने कर ली थी। कमाल की बात है। और कहते हैं 90% मून के सरफेस की हमने क्या किया था, रिसोर्सेज की स्टडी कर ली थी, उसमें कौन कौन से संसाधन होते हैं। और इंडिया दुनिया में 5वां कंट्री बन जाता है। इंडियाज रैंकिंग इज द 5th रैंक इन द वर्ल्ड, जो मून के सतह पर जाकर और मून के मतलब इमेजेस और पिक्चर्स लेके आता था। 5th रैंक इंडिया। सो इंडियाज रैंक इज द 5th। अब आप पूछोगे इंडिया के पहले कौन कौन सी कंट्री जा चुकी है, तो इंडिया के पहले तो आपको यूएसए मिलेगा। यूएसए के बाद आपको रशिया मिल जाएगा। यूएसए के बाद रशिया मिल जाएगा। यूरोपियन यूनियन मिल जाएगा। तो ये 3 तो वैसे भी आप गेस कर सकते थे। चौथा जो है आप गेस नहीं कर पाते, वो है जापान दोस्त, जापान। और जापान के बाद अगला कौन हो जाता है, जापान के बाद अगला हो जाता है दैट इज इंडिया। तो इंडिया इज रैंक 5th। ये मिला के इंडिया हो गया टोटल 5। पता है इसकी सफलता की वजह से अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है AIA स्पेस अवार्ड। उसने दिया AIA स्पेस अवार्ड 2009। सोचो, ये ऐसी एजेंसी है जो हर साल अवार्ड देती है अमेरिका की, हर साल खुद ही ले लेती है। फर्स्ट टाइम देखो इंडिया को मिल रहा है। इसका पूरा नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ये है आपके पूरे के पूरे AIA स्पेस अवार्ड 2009। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। दिस इज ओवरऑल अबाउट द चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 के बाद अब हम बात करेंगे एज ए स्पोकन यू की कौन कौन से सक्सेस मिशन रहे हैं। AIA इसके बाद हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द मंगलयान के बारे में, अबाउट द मंगलयान मिशंस। और अब मैं बोलूँगा मंगलयान 1 बोलो। क्यों मंगलयान 1 बोलो, क्योंकि मंगलयान 2 की प्लानिंग चल रही है। तो द अर्लियर मिशन इज व्हाट, दैट इज मंगलयान 1। मंगलयान 1 के बारे में बता दूँ, इसे हम भेजते हैं 5 नवंबर को, राइट अंडरस्टैंड, 5 नवंबर को भेजते हैं। डेट होता है 5 नवंबर 2013। और ये मून के ऑर्बिट में पहुँचता है। इसको कहाँ भेजना होता है पता है, मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में। समझिएगा, मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना होता है। इसे भेजना क्या होता है, मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना होता है। तो मंगल के ट्रांसफर कक्षा में भेजते हैं और तकरीबन ये पहुंचता है सितंबर 2014 में। सितंबर 9 मंथ की जर्नी होती है भाई। ऐसे भी क्योंकि मून मार्स बहुत दूर है, 9 मंथ की जर्नी होती है, 9 महीने लग जाते हैं। पता है इसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कुछ दिन बाद अमेरिका का भी एक मिशन जाता है। अमेरिका का भी एक मिशन जाता है, ठीक है। और वो मिशन भी इसी समय अमेरिका भेजता है
जो भी सितंबर 2014 में पहुंचता है 9 महीना, भाई ऐसा है, मून पे करीब है 3 लाख के आसपास है, मार्स तो करीब 400 लाख से ज़्यादा है, तो टाइम लगेगा ना। तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आप देखो कम से कम 9 मंथ की जर्नी होती है, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक बात यहीं पे जानने की ज़रूरत है कि हमारा मिशन जो है वो बाकी मिशन से कैसे बेहतर रहा। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी 2015 के आसपास। मंगलयान को आप जानते हैं, इसको हम मॉम के नाम से भी जानते हैं, आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल। और एक बड़ी खूबसूरत मूवी है जो आई है, शायद आपने देखा, अक्षय कुमार की और विद्या बालन की, ओके, मिशन मंगलयान। और मिशन मंगलयान में बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। मंगलयान को हम मॉम क्यों कहते हैं? मॉम का मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मॉम का मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉम? मार्स मीन्स मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मार्स ऑर्बिटर मिशन, यू पेपर रिमेंबर। तो मॉम का मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, एवरीबडी रिमेंबर। ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन में है क्या? देखो ऐसा है कि मंगलयान ऐसा क्या है खूबसूरत है जो पूरी दुनिया में इसका काफ़ी नाम रहा। इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है। पहली चीज़, इट वाज द चीपेस्ट मिशन। आज तक इसके पहले जितने भी मिशन भेजे गए हैं मार्स के लिए, इंडिया का मिशन सबसे सस्ता रहा है। इवन जब ये सफल हुआ था, तब सितंबर 2014 में गया तो था मनमोहन सिंह, लेकिन पहुंचा था दैट टाइम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। ये श्रीमान क्या नाम है इनका, श्री नरेंद्र मोदी जी। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में बोला भी था कि जितने पैसों में लोग हॉलीवुड की मूवीज़ बनाते हैं, क्योंकि उस समय एक मूवी आई थी दैट वाज वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम, दैट वाज ग्रेविटी। शायद आप ऐसे काफ़ी बच्चों ने देखा होगा ग्रेविटी मूवी। और जब मैं क्लास आपको पढ़ाता हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से कहता हूँ ग्रेविटी जरूर देखना, इंटरस्टेलर जरूर देखना, एक मूवी है मिशन मंगलयान जरूर देखना, दिस ऑल द मूवीज़। और एक और मूवी है दैट इज कॉल्ड परमाणु जरूर देखना। ये काफ़ी मूवीज़ ऐसे हैं उसमें साइंस की काफ़ी बातें होती हैं। अगर आपने परमाणु मूवी देखी हो तो शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा सर, उसमें क्या होता है ना कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है सर, और उस ब्लाइंड स्पॉट के बीच में जो जॉन अब्राहम होता है वो काफ़ी एक्टिव होकर उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कुछ सामान को ले जाकर पोखरण में पहुंचाने की कोशिश करता है। ओके, फिर तब तक जब सेटेलाइट फिर वहाँ के पास आने वाली होती, फिर सब कुछ उसी कंडीशन में छोड़ देता ताकि ऐसा ना लगे ऊपर सेटेलाइट से कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी चल रही है। और किस तरह से चोरी छुप कर बचाकर हम लोगों ने, जो अटल जी की गवर्नमेंट इस टाइम 1998 99, उस समय कारगिल भी हुआ था आगे चलकर, उस समय इंडिया ने 1998 में अपना लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और उसके बाद तक आज तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, एंड इट वॉज इन 1998। 2 बम हमने टेस्ट किए थे। तो वन वॉज अ न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड था जो कि एटम बम था, और 1-2 दिन बाद ही हमने किया था 6 और 9 शायद नेक्स्ट वन, 2-3 दिन बाद में ही था शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, 2008। और उस बार हम लोगों ने हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग भी की थी। हाइड्रोजन बम वही होता है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। आई थिंक लेसन नंबर 3 में मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं। उम्मीद करता हूँ आप पीछे के सारे लेक्चर्स को सुनते आ रहे हैं, ठीक है। इवन मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में मज़ा आपको तब आता है जब आप पूरे लेसन को शुरू से सुन रहे हो, तो यू विल हैव गेट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि कैसे करना है, ठीक है। तो काफ़ी चीपेस्ट क्वेश्चन रहा। और दूसरी चीज़ रहा कि इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वी बिकम सक्सेसफुल। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम सक्सेसफुल हो गए। अब आप बोलोगे फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुल, हाँ भाई क्यों नहीं, हमने पहली बार ही ट्राई किया और पहली बार ही हम लोग मंजिल पे पहुंच गए। तो इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वी बिकम सक्सेसफुल, इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वी बिकम सक्सेसफुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दैट इज़ द चीपेस्ट एंड इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वी बिकम सक्सेसफुल, ठीक है दोस्त। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको और आगे लेके चलते हैं। मंगलयान के बारे में एक बात और बता दूं, मंगलयान के बारे में, कि असल में ऐसा क्या है मार्स के बाद कि हर किसी को मार्स पे बड़ा इंटरेस्ट है। देखो ऐसा है कि अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहां पर सबसे ज़्यादा लाइफ की पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है, तो आंसर है मार्स। आप समझ में इंटरेस्ट क्यों है। और ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड टाइटन। सुना है टाइटन, सुना आपने? टाइटन एक सैटेलाइट होता है, एक उपग्रह है जो कि शनि ग्रह का है, यानी सैटर्न का है, सरेंगन का है। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, ये टाइटन क्या है? टाइटन इज व्हाट दिस इज द सैटेलाइट्स। तो ऐसा कौन सा सैटेलाइट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, उस तरह की बातें करते हैं। और टाइटन को लेके काफ़ी स्टडी करने की बात हो रही है। अभी अमेरिका कह रहा है ड्रैगन फ्लाई मिशन को भेजने के लिए इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। और इवन इतना ही नहीं, लोगों को बहुत सारा इंटरेस्ट है इवन टाइटन मिशन को लेके, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट हियर। तो सैटर्न का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, और उसके लिए अमेरिका भी फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है। मे बी 2025, आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा अभी डिले है ये प्रोजेक्ट। 24-25 तक चाइना इसको, अमेरिका इसको, नासा इसको सक्सेसफुल बना लेगा,
ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी और जो बीच बीच में आ गई हैं। ठीक है, अच्छा पता है आपको जिस साल इंडिया ने भेजा था 2013 में, उसी समय अमेरिका ने भी एक मिशन भेजा था। मैंने अभी बोला था मार्स के लिए, उसका नाम था मैवन। क्या था? मैवन, MAVEN। पता है क्यों क्यों क्यों? और एक बात बताऊँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इंडिया और अमेरिका ने भेजा था, अरे और कंट्रीज़ ने भी ट्राई किया था, सफल यही दो हुए थे। असल में क्या था कि जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं ना, उनके मूवमेंट चल रहे होते हैं। तो मूवमेंट चल रहे होते हैं तो कभी वो एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। 2013 ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे होते हैं। आपने अगर मिशन मंगलयान देखा होगा तो विद्या बालन उस मूवी में कहती भी अक्षय कुमार से कि भाई ऐसा है कि इस बार तो अगर हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास अच्छे लॉन्च व्हीकल्स नहीं हैं, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, तो थोड़ा रुक जाते हैं, 2-4 साल 5 साल बाद भेजेंगे। तो अक्षय कुमार कहता है कि देखो ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, और किसी भी देश के डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता उसकी इकोनॉमी, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इस बार जो डिस्टेंस है मार्स का, वो काफ़ी करीब है प्लैनेटरी मूवमेंट्स में, तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई नहीं करना होगा, मतलब कैरी नहीं करना होगा, और इस मिशन को अंजाम देना इट विल बी वेरी इजी टास्क इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, फिर बात होती है हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स अच्छे नहीं हैं, अब क्या किया जाए? तो उसमें विद्या बालन, आपने देखा, बड़ी क्यूट मूवी है, आई थिंक यू शुड वॉच इट। बहुत सारे कंसेप्ट आपके मंगलयान के वहीं से क्लियर हो जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा, मैं आपको क्लास में क्यों बताता हूँ, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ इट, जब मैं आपकी यहाँ पर अनअकैडमी पे आपकी जब लाइव क्लासेस लेता हूँ, या मतलब कहीं भी इवन फेस टू फेस भी लेता हूँ, अपने पूर्वांचल एस गोरखपुरम भी, तो मैं चीज़ें बोलता ज़रूर हूँ कि आप ये मूवीज़ देखेंगे। ग्रेविटी मूवीज़ में आपको समझ में आ जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस वॉक होता है कैसे करते हैं, वो अनटेथर्ड वाला जो सीन है, मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया है। इवन प्रोपेलेंट्स के स्टेजेस क्या होते हैं, दैट यू कैन सी दैट भाई लॉन्च व्हीकल जब ऊपर सेटेलाइट लेकर जाता है उसकी क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं, क्यों अलग होती हैं, जिसके ठीक पीछे के वीडियोज़ में जो मैंने डिस्कस विद अबाउट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, वहाँ मैंने आपको बताया था। आई थिंक लेसन नंबर 6 जो आप IPL में सुन रहे हैं। तो आई थिंक यू पीपल आर एन्जॉइंग अलॉट, जो मैंने एक अपने एक्सपीरियंस में, जो 20 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने सब्जेक्ट को लेकर किया है, जो मैंने बुक्स लिखी हैं, सारी चीज़ों को लेकर मैं बता रहा था। तो दैट इज़ वंडरफुल मूवी गाइज। ओके, सो ये मंगलयान है, फाइन। मंगलयान में कुछ चीज़ें और बता दूं कि मंगल में अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें, व्हाट अबाउट रैंकिंग ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की रैंकिंग क्या है मार्स मिशन में, तो यहाँ मैं ये बोलूँगा इंडिया की जो रैंकिंग है मार्स मिशन में वो 4थी है। सो इंडिया स्टैंड अप 4th पोजिशन इन द वर्ल्ड। इवन अभी भी आपको बताता हूँ कि आपने जो भी 4 कंट्रीज़ के नाम देखे थे ना, उसमें से सिर्फ एक जापान हटा दो, यानी US हो गया, US तो हो ही जाएगा, USA हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया हो जाएगा। और रशिया के बाद किसको रख लोगे? यूरोपियन यूनियन का रख लोगे। और यूरोपियन यूनियन के बाद जो रैंकिंग होगी दोस्त, वो होगी इंडिया की। तो मार्स मिशन पे भेजने के लिए इंडिया की रैंकिंग की बात होगी तो इंडिया स्टैंड अप 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मार्स में इंडिया कौन सी पोजीशन पर है? मार्स के लिए इंडिया स्टैंड अप 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी रिमेंबर। ओके, मार्स के लिए इंडिया स्टैंड अप 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी। ओके, रिगार्डिंग द मार्स मिशन। पर मार्स मिशन को भी ना कुछ अवार्ड्स दिए गए। अमेरिका की एजेंसी ने उसको एक अवार्ड दिया, स्पेस पायनियर अवार्ड, है ना, स्पेस पायनियर अवार्ड। अमेरिका की एजेंसी ने उसको दिया स्पेस पायनियर अवार्ड। ठीक है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी इसरो को अवार्ड दिया है स्पेस पायनियर अवार्ड। ये तो अमेरिका ने दिया ना, स्पेस पायनियर अवार्ड, PIONER है ना, पायनियर अवार्ड। ठीक है, स्पेस पायनियर अवार्ड, दिस इज अ स्पेस पायनियर अवार्ड। और दूसरी तरफ जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने इसको दिया है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप सबको मैंने बोला कि आपको बुक लेनी है 5th एडिशन वाली, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मंगलयान के बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। अगला टॉपिक जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2015 के प्रीलिम्स में। 2015 में देयर वर 2 क्वेश्चन इन योर पेपर, द वन इज ऑन एस्ट्रोसैट एंड सेकंड इज ऑन मंगलयान। दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए। एस्ट्रोसैट को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज MWO। ये एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। क्या है ये? एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। ओके, इसको MWO कहते हैं, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी। मतलब बहुत सारे वेवलेंथ के बेसिस पे काम करने वाली ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, होता क्या है, ये स्पेस में एक लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम है PSLV C-30, उसकी मदद से भेजा जाता है।
और एग्जैक्ट डेट तो ज़रूरत नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, बट वो सितंबर 2015 का टाइम था, इसे भेजा जाता है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 साल का डिसाइड किया था कि वो 5 साल काम करेगा। वो अलग बात है कि ऐसा सुनने में आता है कि अभी भी वो काम कर रहा है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइफ स्पैन जो था वो 5 साल का काम करेगा। दूरी जो होती कितनी हाइट भेजेगी, तो बात थी 650 किलोमीटर की हाइट भेजेंगे। और आपको पता है 650 किलोमीटर की हाइट जो होती है, मैंने आपको लेसन 5 या 6 में बता दिया, इट इज़ द लियो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के सरफेस से काफ़ी करीब 650 किलोमीटर की हाइट पे भेजते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसे और आपको बता दूँ, 650 किलोमीटर की हाइट हो गई, लियो हो गई। और इसका जो लॉन्च मास है, वो है 1513 किलोग्राम। इसका लॉन्च मास कितना है? 1513 किलोग्राम। ये मैंने आपको एक ही लाइन में आपको पूरा का पूरा एस्ट्रोसैट का फीचर दे दिया। और ये दीज ऑल द पॉइंट्स आर फैक्चुअल पॉइंट्स। एस्ट्रोसैट के अंदर टोटल जो पेलोड्स हैं, तो ऐसा कहते हैं मैं 6 पेलोड्स लगे हैं। ओके, पर यहाँ कहीं कहीं डाउट्स भी हैं, कुछ लोग 7 पेलोड्स भी बोलते हैं, बट 6 पेलोड्स लगे। पेलोड वही जो इंस्ट्रूमेंट, कैमरा, डिवाइस, लेमैन भाषा में जो मैं बोलता हूँ, इनकी मदद से जो है एस्ट्रोसैट काम करेगा। इनकी मदद से जो है एस्ट्रोसैट क्या करेगा? वो अपने काम को करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इनकी मदद से एस्ट्रोसैट वो काम को करेगा। और सुना, अब एस्ट्रोसैट की ज़रूरत क्या है? एस्ट्रोसैट की ज़रूरत क्या है कि आप 650 किलोमीटर की हाइट पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं। एक्चुअल में है तो एक तरह का सैटेलाइट ही, लेकिन इस सैटेलाइट का काम होता है ऑब्जर्वेशंस, ऊपर जाके ब्रह्मांड की चीज़ों को देखना। और ऊपर जाके ब्रह्मांड की चीज़ों को देखेगा तो क्या करेगा? बहुत सारे जो मिस्ट्रीज़ हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारे आंसर्स या इन्फॉर्मेशंस क्लियर नहीं है, उनको समझाने की कोशिश करेगा। मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को समझाने की कोशिश करेगा। ओके, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को समझाने की कोशिश करेगा। यह है पूरी कहानी एस्ट्रोसैट्स की। यूनिवर्स में जो कॉस्मिक पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक डस्ट हैं वो क्या हैं, समझिएगा। यूनिवर्स में कॉस्मिक मैटर क्या है, कॉस्मिक डस्ट क्या है, इवन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जब मैं आपको क्लास में काफ़ी बताता हूँ, ठीक है। वो जॉइंट फैमिली वाला मामा पापा का अट्रैक्शन, वो जो लेडी आपकी लाइफ में आती है, ठीक है, जहाँ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का कंसेप्ट होता है, वही डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है इस बारे में 90% ज़्यादा पता भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये गुत्थियाँ जो होंगी, कहीं ना कहीं वो इस ऑब्जर्वेटरी को ऐसा हो सकता है समझने में मदद मिले। ब्रह्मांड में बहुत सारे वेव्स गुजरते हैं। यस, ब्रह्मांड में बहुत सारे वेव्स गुजरते हैं। और जो वेव्स ब्रह्मांड में गुजरते हैं, समझिएगा, ब्रह्मांड में बहुत सारे वेव्स गुजरते हैं। और जो वेव्स ब्रह्मांड में गुजरते हैं, ओके, उन वेव्स की स्टडी भी इस ऑब्जर्वेटरी से की जाएगी। और ब्रह्मांड में जो वेव्स होते हैं, दर ड्यू टू वेरियस रीजन दे आर जनरेटिंग, ओके, जनरेट हुए हैं और जनरेट हो भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जर्वेटरीज से फिर वही बात कर रहे हैं, वो वेव्स क्या हैं, उनके वेवलेंथ्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस से आ रहे हैं, किस फीचर की वजह से वेव्स जनरेट हुए हैं, इन सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है इन द केस ऑफ एस्ट्रोसैट्स, थ्रू द हेल्प ऑफ एस्ट्रोसैट्स। तो एक छोटा सा एक डिस्कशन था एस्ट्रोसैट के बारे में, जिसपे मैंने आपको बता दिया। Now, after AstroSat, we'll go into the discussion of Chandrayaan-2. Now we'll go towards the Chandrayaan-2. ठीक है, Chandrayaan-2 जरा समझिएगा। Chandrayaan-2, Chandrayaan-2 पर जाने के पहले आपको चलना तो होगा Chandrayaan-1 से ही। काफ़ी बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर, अभी मैंने जब अभी प्लस की क्लास ख़त्म की, पहला बैच जो मैंने अभी ख़त्म किया, पहला बैच मेरा अभी समाप्त हुआ है। 42 लेक्चर्स के आसपास हैं, अराउंड 84 अराउंड आवर्स ड्यूरेशंस। उन्होंने बोला कि सर Chandrayaan-2 तो फेल है। मैंने बोला बिल्कुल फेल नहीं, आप गलत जानते। पार्शली सक्सेसफुल है, फेल पूरी तरह से नहीं है। असल में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि Chandrayaan-1 आपने भेजा तो है सतीश धवन से, ठीक है, सतीश धवन से भेजा। Chandrayaan-1 को आपने भेजा कहाँ? लूना पोलर ऑर्बिट में भेजा, ठीक है। इसका टोटल मास कितना था? 1380 किलोग्राम। कैसे भेजा गया? PSLV C11 की मदद से। कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। Chandrayaan-1 में टोटल 1380 किलोग्राम में क्या था? सिर्फ एक ही कंपोनेंट था। इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, और उस कंपोनेंट का नाम था ऑर्बिटर। इसमें एक ही कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट का नाम था ऑर्बिटर। वहीं दूसरी तरफ Chandrayaan-2, इसको भी हम सतीश धवन से ही भेजते हैं, पर इसका लॉन्च मास जो होता है वो 3877 kg होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए PSLV की इतनी क्षमता नहीं होती ले जाने की, तो हमें GSLV का एक वेरिएंट लेना होता है, GSLV MK3। मैंने पीछे आपको बताया GSLV MK3, और उस GSLV MK3 का पूरा नाम होता है GSLV MK3 M1 की मदद से भेजा जाता है। उसकी नंबरिंग डाल देते हैं M1। ये भी इंडिया के अंदर से भेजा जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से।
3877 kg जो इसका मास है, 3877 kg, इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स में जैसे एक तो ऑर्बिटर है, द वन इज एन ऑर्बिटर, द वन इज ऑर्बिटर। एक इसमें लैंडर है, द वन इज द लैंडर। और एक इसमें रोवर है। मतलब क्या क्या चीज़ें, एक इसमें रोवर है। इसी लैंडर को अब विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम का नाम दिया गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और रोवर का नाम आप में से काफ़ी बच्चों को पता है, इट वॉज कॉल्ड एज अ प्रज्ञान। इट वॉज कॉल्ड एज अ प्रज्ञान, इसका नाम प्रज्ञान रखा गया। प्लानिंग क्या थी कि ऑर्बिटर को तो हम मून के सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर रख देंगे, ओके, जैसे कि पिछली बार रखा था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, उसने अपने लाइफ स्पैन को पूरा नहीं किया। तो इस बार फिर कोशिश थी कि इस बार पूरी लाइफ स्पैन को पूरा कराएंगे। और लैंडर और रोवर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सतह पे उतारेंगे, मून के सरफेस पे। और रोवर एक तरह के एक्चुअल में होते हैं रोबोट्स। ये एक तरह के रोबोट्स होते हैं। ये ऐसे रोबोट होते हैं जो स्पेस रिसर्च में प्रयोग में लाए जाते हैं। रोबोट ऐसे रोवर होते हैं जो स्पेस रिसर्च में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। और इन रोबोट्स की मदद से हमारी पूरी प्लानिंग थी सरफेस पे जाकर वहाँ चलना, वहाँ के सैंपल्स लेना, वहाँ की स्टडी करना, ठीक है। और वहाँ पे पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करना। पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करना। ये पूरी प्लानिंग थी, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करना। तो क्या कोशिश करना था, मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें सारी चीज़ें समझा दी। पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करना था। अब जरा समझिएगा हुआ क्या। ऑर्बिटर तो हमने सफलतापूर्वक लगा दिया, लेकिन लैंडर जब उतर रहा था, इससे भी कुछ चीज़ें होती, थ्रस्टर्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो जो थ्रस्टर्स थे जिनकी वजह से नीचे आते समय स्पीड कंट्रोल हो जाती है, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाते जैसा माना जाता है, और जाके वो कोलैप्स कर जाता है सरफेस पर। और लैंडर पर ही ये रोबोट लगा होता है, स्पेस रोबोट। तो लैंडर अगर बस्ट होता है, डैमेज होता है, तो रोवर भी डैमेज हो जाता है। लेकिन हाँ, ऑर्बिटर जो है उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 3 साल की है, और वो काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है, अपने काम को पूरा कर रहा है। याद रखिएगा, वो अपने काम को पूरा कर रहा है। हाँ, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा मिसिंग रहा। कोई बात नहीं, इसीलिए तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ गया, चंद्रयान 3। इसलिए हमारा अगला प्रोजेक्ट क्या गया, दिस इज व्हाट, दिस इज चंद्रयान 3। अब इंडिया की प्लानिंग हो गई चंद्रयान 3 में, हम उसको पूरा कर देंगे। चंद्रयान 3 में न्यूज़ में क्या आ रहा है, चंद्रयान 3 में न्यूज़ में आ रहा है कि 2023 में 22 में तो नहीं, लेकिन 2023 में हम चंद्रयान 2 को भेज देंगे। और न्यूज़ में आ रहा है कि लैंडर और रोवर ही होगा। चंद्रयान 3 में हमारी कोशिश है लैंडर रोवर की, अब ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर का काम तो इस बार पूरा हो गया। तो आप ये कैसे कह सकते हो चंद्रयान 2 फेल है भाई, यहाँ पर ऑर्बिटर सक्सेसफुल पूरा नहीं हुआ, यहाँ पूरा कर रहे हैं। ये वाला हाँ नहीं रहा तो पार्शली सक्सेसफुल हुआ ना। लेकिन एक बार बताऊं, चाइना के केस में चाइना हमसे आगे निकल गया। चाइना देखो, शुरुआत में कोई रैंकिंग नहीं थी, ऊपर इंडिया आ रहा था 5 में। चाइना ने क्या किया, ऑर्बिटर भी भेज लिया, गुड। उसका एक मिशन है चाइना का, पता आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, चैंग। प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाइना की अगर तारीफ़ कर दूं तो डर लगता है, आप लोग की उल्टा सीधा ना समझ लें, पर एज अ टीचर मुझे बताना पड़ेगा। चैंग मिशन, चाइना हमसे बहुत आगे है। इवन आप देखो ग्लोबल जीपीएस लगा रखा है, याद आ रहा है, बैडू, कंपास, लास्ट लेक्चर ही बोला था। ये देखो यहाँ चाइना जो है वो ऑर्बिटर सफल बना चुका है। चैंग मिशन है चाइना का, चैंग मिशन बोला जाता है, ये चाइना का है, चैंग मिशन पे मैंने यूट्यूब पर एक लेक्चर भी लिया है, ओके, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। चाइना के चैंग मिशन पे मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर लिया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने लिटरली चैंग मिशन की काफ़ी तारीफ़ की है, क्योंकि चाइना की अगली प्लानिंग क्या है, वो वहाँ की मिट्टी भी ले आया। सोचो, अभी तो हमारा लैंडर रोवर सफल नहीं हुआ, वो ऑर्बिटर भी लगा चुका है, लैंडर रोवर भी कर चुका है, और मिट्टी भी ला चुका है 3rd लेवल। और 4th लेवल पे कह रहा है कि हम रोबोटिक स्टेशन बनाएंगे। माय गॉड, मून के सरफेस पे
रोबोट को उतारेंगे, रोबोट वहाँ पे वॉक करेगा, रोबोट पूरे रिसर्च करेगा, रोबोट उसके सिग्नल देगा, रोबोट उसके मैसेज देगा। वाह, मतलब क्या करने वाला है चाइना, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग आगे हैं चाइना से। कैसे आगे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग आगे हैं, ठीक है। आगे हैं, आगे आगे, ठीक है। चलिए, चाइना देखें, चाइना के बारे में बात। अब देखो, यही प्रॉब्लम है ना कि हम सच भी बोले तो डर लगता है, ठीक है। अब मान लो कि अब जैसे तुम लोग को पता है चाइना आर्टिफिशियल मून बना रहा है, उस पर भी जाइए यूट्यूब सेशन पे, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आर्टिफिशियल मून पे, आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल मून पे तो चाइना ने आर्टिफिशियल मून की भी बात की है। एक जगह है चाइना में, चैंगडू डिस्ट्रिक्ट है ना, साउथ वेस्टर्न रीजन में, प्रोविंस में पड़ता है चैंगडू डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर चाइना ने बोला था कि हम यहाँ पर 2022 तक आर्टिफिशियल मून की मदद से, आर्टिफिशियल मून की मदद से, ठीक है, सन नहीं, आर्टिफिशियल मून की मदद से 80 किलोमीटर का एरिया है चैंगडू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आर्टिफिशियल मून की वजह से 80 किलोमीटर का एरिया है, पूरे एरिया में रात के अंदर भी लाइट्स हम जनरेट कर सकते हैं, रियल मून से नहीं, कुछ आर्टिफिशियल मून की मदद। ये भी आपको यूट्यूब सेशन पे मिल जाएगा, चैंग मिशन और आर्टिफिशियल मून दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू शुड सी दीज वीडियोज गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही? तो ये है आपका चंद्रयान 2। सो इस पूरे के पूरे लेसन में मैंने आपको वो मिशन पढ़ाए हैं जो इंडिया के सक्सेसफुल मिशन हुए हैं। अगले लेसन में हम लोग बात करेंगे जो इंडिया का फ्यूचर मिशन है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। वैसे तो बहुत सारे मिशन है, जिसमें आगे बताऊंगा आपको। वीनस मिशन है, शुक्रयान मिशन है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में फिर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको यहाँ चीज़ें पढ़ाई हैं बहुत ही कंसाइज और बहुत ही सिंपल, सहज, सरल तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ चुका है कि प्लस पर कितनी मज़ेदार क्लासेस हुई हैं। अगर आपने मिस किया है तो यू स्टिल हैव ऑप्शंस। अभी भी जो बैच हैं, अभी इन्वायरमेंट की क्लासेस भी चल रही हैं, ओके, दैट इज़ गोइंग टू इवन चल नहीं रही हैं, 10 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो यू पीपल शुड ज्वाइन इट, है ना, उसे मिस नहीं करना चाहिए आपको। और साइंस और टेक इन्वायरमेंट 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। मेरे को भाई और सब्जेक्ट्स आते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट में इतने अपडेट्स होते हैं एवरी मोमेंट ऑफ टाइम कि उन्हीं को करवाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और दोनों के दोनों सब्जेक्ट होते हैं वेरी डायनेमिक, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट में लोग कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ लो हो जाता है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। थैंक गॉड कम से कम वही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। करंट भी देखना होता है, पर करंट ही पढ़ने से हो जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल पर मेरे PDF के लिए, मेरी क्लासेस के लिंक्स के लिए, ओके, जो यूट्यूब्स वगैरह पे जो लेसन्स आते हैं मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। यहाँ से आप PDF वगैरह भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है academy.com/@ravi20, वहाँ पर मेरे क्लासेस हैं जो आपको प्लस पे मिल जाती हैं, आइकॉनिक सेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जहाँ पर बायोलॉजी वगैरह का सेशन चल रहा है जो मैं आपको करा रहा हूँ। अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करते से मेरा कोड यूज़ करें रवि UPSC, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। बेस्ट कोर्स जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, अनअकैडमी पर आपको कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो लिटरली दोस्त प्लस से ज़्यादा बेटर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। रीज़न क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर मिलेगा, वो आपकी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं यहाँ पे, स्टडी प्लानिंग होती है आपकी कैसे करना, ओपन हाउस एजुकेटर्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप ट्यूटर्स या एजुकेटर्स मेरे साथ भी जुड़कर आप डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट है, साइंस और इन्वायरमेंट। आपको कोई दिक्कत है तो अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के दोनों प्राइसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। और इनमें से कोई भी कोर्सेज लेते हैं रवि UPSC, नीचे मैंने कोड लिख दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको जनरल स्टडीज़ और प्लस आपको ऑप्शन में भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल क्रंच है तो अनअकैडमी आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन फैसिलिटी भी देता है रिगार्डिंग योर कोर्सेज। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, यू हैव अनदर ऑप्शंस। अनअकैडमी आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम देता है जहाँ 1:1 के साथ आपके साथ मिलकर आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की जाती है। इस सेशन के लिए आपको अपना स्लॉट बुक कराना होगा और मेंटर्स के साथ आप अकेला उसका डिस्कशन करते हैं। आपके सारे डाउट्स, आपके जिस तरह के भी सिली क्वेश्चंस हैं या कुछ भी होते हैं, आपके सारे जवाब दिए जाते हैं। माई टीम्स नेवर बी इरिटेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड इवन ऑल्सो कोऑपरेट यू, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बैकग्राउंड उनका बहुत नीचे का रहा है, और कोशिश की जाती है कि आपके लैंग्वेज में इस सेशन को आपके साथ डिस्कशन किया जाए, इसीलिए पहले स्लॉट बुक करने की बात होती है। अनअकैडमी आपको स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ देता है, स्पेशली 2022 के लिए। इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज़ में 5 days 5 सब्जेक्ट को लेकर हमारी पूरी टीम आती है, और ठीक 10 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज़ होता है।
50 मिनट से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज MCQs बेस पे होता है। इंडिया सिलेबस को कवर किया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज कंसेप्ट और फैक्ट के कंसेप्ट पर होता है। जो मेगा टेस्ट सीरीज़ है UPSC CST के लिए 50 मिनट से फंदे क्वेश्चंस को लेकर हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आते हैं। हिंदू और CSAT दोनों ही सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। अलग अलग दिन, वेडनेसडे या सैटरडे, अलग अलग टाइमिंग पर आप यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज जो हैं साइंस टेक और इन्वायरमेंट के स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस टेक का एक सेशन खत्म हो चुका है। इन्वायरमेंट का अगला सेशन जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। प्लस पे मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप यहाँ मुझे सुन सकते हैं। UPSC CST का जो अगला बैच है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 2 मार्च 2022। ओके, यहाँ पर आपको MCQs बेस्ड कोर्सेज भी चल रहे हैं 2 मार्च से। इवन बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी हैं। इनमें से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड। और अभी भी आपके पास ऑप्शन, इसमें पूरी की पूरी आपकी बुकलेट्स भी दी जाती है फॉर 2022 एंड 2023 के लिए सारे बैचेस हैं। 22 के लिए ये आपके MCQ बैचेस हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस वगैरह के लिए, और ये 2030 के लिए दैट इज़ फुल फ्लेज फाउंडेशन बैचेस। मुझसे या किसी तरह की काउंसलिंग के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इवन आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह की दिक्कत है या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत है या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करते समय आप मेरे कोड को यूज़ करें रवि UPSC 7825860259। अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जो मैंने बोला प्लीज़ काइंडली शेयर टू द ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स। ओके, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और टेलीग्राम पर आप इस PDF को ले सकते हैं, मतलब किसी भी PDF को ले सकते हैं। इन PDF में तो बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, जो कि आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू एवरीथिंग। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।